हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे पे। तो आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। तो आपको बताना है इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस देन द इक्विपोटेंशियल विल बी एक्स वाई तल, एक्स जेड तल, वाई जेड तल और कहीं भी। तो आप इसका ऑप्शन जल्दी हमें भेजें कि सवाल नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। एक्स वाई तल होगा, एक्स जेड तल होगा, वाई जेड तल होगा और इनमें से कहीं भी। तो आपको हम बता दें कि यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र है और यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव पृष्ठ जो होता है वो एक्स वाई तल में होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई तल। इसी तरह से आप ध्यान भी ये दे दो कि यदि हमारा समरूप वैद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस में है तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो एक्स जेड में होगा। कहने का मतलब है कि यदि मेरा समविभव पृष्ठ एक्स एक्सिस के अनुदिश है तो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो होगा वाई जेड के अनुदिश। अगर ये वाई एक्स के अनुदिश है तो ये होगा तुम्हारा एक्स जेड के अनुदिश। अगर ये जेड के अनुदिश है तो ये होगा हमारा एक्स वाई के अनुदिश। तो हमें यहाँ से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस के अनुदिश है तो हमारा बचता क्या है, वाई जेड बचता है। तो वो होता है वाई जेड के अनुदिश। यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र हमारा वाई एच के अनुदिश है तो हमारा बचा क्या भाई, एक्स जेड बचा। इसका मतलब है इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो एक्स जेड के अनुदिश होगा। यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र हमारा जेड एक्सिस के अनुदिश है तो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो हमारा होगा एक्स वाई के अनुदिश। तो इस तरह से आपको सवाल को रटना नहीं है, आपको समझना है कि अगर मान लो आपके एग्जाम में हमने एक सवाल को इसको कराया, अगर इसे मान लो जेड का ना दे के अगर वहां पे एक सच दे देता है तो आप तो उसका आंसर नहीं मार पाइएगा। लेकिन आपको समझ लेना है कि अगर जेड है तो एक्स वाई बचा, अगर वाई है तो एक्स जेड बचा, अगर एक्स है तो वाई जेड बचा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में कितना होगा, 32 गुना, 16 गुना, 8 गुना, 4 गुना। 32 गुना, 16 गुना, 8 गुना, 4 गुना। तो आपसे इस सवाल में ये पूछा गया है कि हमारे पास एक छोटा सा गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है, बोलो आर है, और वो जो गोला है वो आवेशित है, वो चार्ज है। और इस तरह से वो छोटा छोटा जो गोला है हमारे पास वो 8 है और उसे मिलाकर हमने एक बना दिया बड़ा सा गोला। कहने का मतलब भाई कि अगर आपको हम इसे थोड़ा सा समझा दें तो आप इसे ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा गोला है, तुम्हारे पास एक बड़ा सा गोला है। तो हमने बना दिया एक बड़ा सा गोला और इस बड़े से गोला में हमारे पास छोटा छोटा 8 गोला है। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, है ना। तो हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर है और उस स्फीयर में 8 छोटा स्फीयर है। ये जो तुम्हारा छोटा जो स्फीयर है, ये जो हमारे पास छोटा जो स्फीयर है इसका त्रिज्या हमें दे चुका भाई कि इसका जो त्रिज्या है वो आर है। अब हमने क्या है कि इस 8 छोटे गोलों को मिलाकर एक बड़ा सा बना दिए स्फीयर। तो हमें यह बताना है कि उसको उस पे स्थितिज ऊर्जा कितना होगा छोटे की तुलना में। तो भाई ये है 8 छोटा गोला और हमसे पूछा है कि उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको कर देना है 8 का 2 टाइम्स।
तो 8 का 2 टाइम्स कीजिएगा तो आएगा 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि यदि प्रत्येक r त्रिज्या तथा आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में कितना गुना हो जाएगा? तो बोलेंगे 8 गुना 2, मतलब कि वो हो जाएगा हमारा 16 गुना। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी कर दे ताकि धारिता हमारा पूर्वता बनी रहे। मतलब कि तुम्हें ये बोला है कि तुम्हारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके बीच में जो हम लोग भरेंगे परावैद्युतांक पदार्थ, ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। अब भाई इसके बीच का जो गैप है इसे हमें भरना है। किसे भरना है? इसी गैप को भरना है। लेकिन किससे भरना है? तो एक परावैद्युतांक पदार्थ से भरना है, जिसका परावैद्युत पदार्थ कितना है बोलो? 6 है। तो हमें पूछा गया है कि हम उसके बीच का दूरी को कितना बढ़ा दे ताकि हमारा धारिता में कोई परिवर्तन ना हो। तो हमें क्या करना होगा? हमें दूरी को भी 6 गुना करना होगा, तभी हमारा धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा भाई वो हो जाएगा 6 गुना, मतलब कि ऑप्शन ए। कहने का मतलब है कि अगर उसके बीच में जो हमने पदार्थ डाला है जिसका के का वैल्यू 6 है, तो हमें दूरी को भी कितना करना होगा? हमें दूरी को भी 6 गुना कर देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा 6 गुना, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 5, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र होता क्या है? घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है और कुछ नहीं कहा जा सकता। आप बताओ। यहाँ पे देखो कि तुम्हारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी जो धारिता होती है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट और बाई डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब आप इस फॉर्मूले से खुद इमेजिन कर सकते हो कि इसका आंसर कौन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप जरा देखो कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र। देखो ये जो फॉर्मूला हमने बताया है ये तब के लिए है जब उसमें वायु भरा हो, लेकिन उसमें भरा क्या है? एक पदार्थ भरा हुआ है, मतलब उसमें एक माध्यम आ गया। और माध्यम के केस में जो हमारा धारिता होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और बाई में डी। तो आप जरा देखो कि अगर हम उसके बीच में पदार्थ को डालेंगे तो एक हमारे पास नया टर्म और आ गया। क्या आ गया बोलो? एप्सिलॉन आर। और यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो सीएम है वो प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन आर का। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो इसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मान बढ़ेगा, मतलब कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। मतलब कि अगर हमें समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र क्या होता है, तो हम बोलेंगे संधारित्र बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा सी का वैल्यू जो है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और बाई में कितना? डी, है ना। तो अगर आप इसका मान बढ़ा दीजिएगा, इसका मान बढ़ाइएगा तो इसका मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये है। नेक्स्ट सवाल हमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो फॉर ए सिंगल कंडक्टर्स इट कांस्टेंट। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो आप इसका आंसर हमें भेजिए कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। अचर का मतलब कांस्टेंट। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल। टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल मतलब भाई क्यू बाई भी। तो क्यू बाई भी का मान कांस्टेंट होगा।
नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है गिवन चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, गिवन चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट है जो तुम्हारा टोटल चार्ज का स्क्वायर है और नन ऑफ दिस। तो आप हमें 6 का आंसर भेजो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर क्या होगा कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। तो आपको बता दें कि अगर तुम्हारे पास एकांकी चालक है मतलब कि यूनिट आवेश 1 कूलम का चार्ज हो तो उसमें से टोटल चार्ज और टोटल पोटेंशियल का जो रेशियो होता है, टोटल चार्ज और टोटल पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट। तो आज से इस सवाल को आप ध्यान रखें कि अगर तुम्हारे पास एकांकी चालक है तो टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल है मेरा भाई, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में आप क्या करो, एक वैद्युत द्विध्रुव को रखो और उसे हमें घुमाना है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया और ये फार्मूला होता है क्या, डब्लू बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, डब्लू बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम ऑप्शन को अब खोजेंगे कि ये ऑप्शन है कहां पे। तो ये ऑप्शन है तुम्हारा W इजकल टू पीई 1 माइनस साइन थीटा। तो ये तो है नहीं क्योंकि हमें फॉर्मूला वो लेना है जिसमें क्या हो, कॉस थीटा। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर जो भी है वो है तुम्हारा W बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि हमें बोला है सवाल में क्या कि वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है कितना, तो किया जाए कार्य जो होता है वो होता है W इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलेंगे और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो इधर आ गया। नेक्स्ट सवाल जो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर विभव है। A hollow metal sphere of radius 5 centimeter is charged in such a way that the potential on its surface is 10 volt. The potential at center of the sphere is 0 होगा, 10 वोल्ट होगा। C वही जो 5 सेंटीमीटर दूर या D इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भेजो जितना जल्दी हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। क्या बोल रहा है ये कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला है और इस पर आवेशित किया गया, मतलब इस पर चार्ज दिया गया। इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर विभव होगा। तो गोले के केंद्र पर विभव होगा तो आप जान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई खोखला गोला है, अगर तुम्हारे पास कोई हॉलो स्फीयर है और उसके पृष्ठ पर विभव जो है वो 10 वोल्ट है, या 10 वोल्ट हो या 20 वोल्ट हो या कितना भी वोल्ट हो, तो उसके केंद्र पर विभव। तो याद करो आज से कि अगर तुम्हारे पास खोखला गोला है और उस पे जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो मान लो 10 वोल्ट है, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप चले जाओ तो सारे पॉइंट पे जो विभव का मान होता है वो सेम होता है। तो इसने बोला है कि पृष्ठ पर कितना है, तो 10 वोल्ट है और हमें पता है कि उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, सेम होता है। तो उसके सेंटर में भी कितना होगा, तो बोलेंगे 10 वोल्ट होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो बी होगा। तो आज से आप एक कंसेप्ट को याद रखो कि अगर हमारे पास कोई खोखला गोला है और उसके पृष्ठ पर या उसके अंदर या उसके सेंटर पे वोल्ट आपको दे दिया जाए 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट या कुछ भी दिया जाए, तो उसके
किसी भी पॉइंट पे पूछ दे तो हमें विभव का जो मान होता है वो सेम होता है। तो हमें पूछा गया है कि केंद्र पे कितना होगा, तो केंद्र पे कितना होगा 10 वोल्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 हमें बताया है कि 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवेश ऊर्जा का मान बताना है कि आवेश ऊर्जा का मान कितना होगा। आवेश ऊर्जा का मान कितना होगा। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 20 किलो वोल्ट। द वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू दिस इज। तो आप इसका आंसर देखो कैसे निकालेगा। ये एक न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व कैसे करते हैं जरा देखिए। तो हमें बताओ धारिता हमें कितना दिया हुआ। तो हमें धारिता जो है वो 5 माइक्रोफैराड है। इसका मतलब है कि हमें सी का वैल्यू जो है वो 5 माइक्रोफैराड। तो सबसे पहले हम एक काम ये करेंगे कि इस जो 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ धारिता उसको चेंज करेंगे हम लोग फैराड में। तो हमें पता है कि एक माइक्रो का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6। तो 5 माइक्रोफैराड का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। तो हमारा धारिता ये भाई यहां से आ गया कि 5 इंटू 10 टू द पावर -6। अब यहाँ पे संधारित्र को कहां तक आवेशित किया गया है बोलो, तो 20 किलो वोल्ट, मतलब कि हमारा वोल्टेज दिया हुआ है 20 किलो वोल्ट। अभी आप ध्यान देना यहाँ पे क्या करना है, आप इसको भी पहले वोल्ट में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 20 किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, मतलब कि 1000। तो हमारा V का वैल्यू आ गया 20 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। हमें निकालना है कि उसमें ऊर्जा कितना लगा। तो आप जानो कि C हमें निकालना है U का वैल्यू। तो U इक्वल टू होता है 1/2 CB²। U इक्वल टू होता है 1/2 CB²। तो हम आप देखो ध्यान से कि इसमें C का मान भी हमें पता है और V का मान भी पता है। कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यू पुटिंग करना है। तो 1/2 C का मान कितना दिया हुआ है, तो C का जो मान है भाई वो 5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -6। आप बताओ V का मान कितना है, तो V का जो मान है वो है 20 इंटू 10 टू द पावर 3। तो हम लिखेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर 3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप क्या करो पहले कि 1/2 को रहने दो, यहाँ तो 5 भी रहने दो, ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर होता है 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर हो जाएगा 6। 10 का पावर हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखो कि 10 का पावर माइनस है और 10 का पावर प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से अगर इसे हम काट दें तो ये कट जाएगा भाई 200 बार में। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 मतलब 1000। तो हमारे पास एनर्जी कितना आ गया बोलो 1000 जूल। और 1000 जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल को हम लिख सकते हैं 1 किलो जूल। तो 1000 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल को हम लिखेंगे 1 किलो जूल। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। वो कितना दिया हुआ 1 किलो जूल। ठीक है, तो इसी तरह से इस सवाल को एक बार फिर से जरा समझते हैं हम लोग कि हमें दिया क्या है कि 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवेश ऊर्जा का मान होगा। तो आप देखो ना कि यहाँ पे C का मान कितना दिया हुआ 5 माइक्रोफैराड। तो इस माइक्रोफैराड को हम लोग चेंज करेंगे फैराड में, और माइक्रोफैराड को फैराड में चेंज करने के लिए हमें 10 टू द पावर -6 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -6। और हमें वोल्ट का वैल्यू कितना दिया है, वोल्टेज कितना दिया हुआ 20 किलो वोल्ट। तो हमारा V जो है वो है 20 किलो वोल्ट। इस किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3। तो 20 किलो का मतलब क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखो कि अगर तुम्हें C और V पता है तो उसका एनर्जी होता है 1/2 CB²। तो 1/2 CB², 1/2 C का मान है 5 गुना 10 का पावर -6 और V का मान कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर 3। इसका कर लेंगे होल स्क्वायर। तो ये उतर जाएगा, ये 20 का स्क्वायर 400,
ये हो जाएगा 6। देखो 10 का पावर -6, 10 का पावर +6 कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 400, 2 से काट दो 400 को, आ जाएगा 200, 200 में गुना करो 5 से, आ जाएगा 1000। और 1000 का मतलब कितना होता है भाई, 1 किलो जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 किलो जूल, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो दिया है, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, और ए और बी दोनों, मतलब कि बढ़ेगा भी और घटेगा भी। तो आप इसका आंसर लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ये कुछ है नहीं, फॉर्मूला है। दो आवेशों के कारण हमारा जो स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास दो आवेश हो। तो दो आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। अब आप सवाल को पढ़ो, आप उससे हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दिया जाए, मतलब कि हमने R का मान को बढ़ा रहे हैं, R का मान बढ़ा रहे हैं, तो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अब देखो कि R जो है वो डिवाइड में है, तो अगर आप R का मान बढ़ाइएगा तो इस ओवरऑल का वैल्यू क्या होगा भाई, घट जाएगा। इसका मतलब है कि R का मान अगर हम बढ़ा दें तो U का जो मान होगा वो घट जाएगा। तो इस सवाल का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। इसलिए आपको सवाल को रटना नहीं है, सवाल को समझना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घट जाएगा, विल डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युत पर, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चन नंबर 12 का हमें आंसर दे जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12 क्या है, जो हमारा C जो है ना, C जिसको धारिता बोलते हैं, संधारित्र की जो धारिता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल का। आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, C इक्वल टू, वो नहीं चलेगा, वो तो समांतर प्लेट संधारित्र का था। हमें सिंपल संधारित्र दिया हुआ, कैपेसिटर दिया हुआ। तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस जो है वो उस कैपेसिटर के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन खोजेंगे तो हमें बोला है व्युत्क्रमानुपाती होता है प्लेट के क्षेत्रफल का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संधारित्र की जो धारिता होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिएगा तो उसका जो धारिता है वो क्या होगा, घट जाएगा। तो हमें बोला है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, तो हम बोलेंगे प्लेट के क्षेत्रफल का। क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेट के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। ऑप्शन है, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का हमें आंसर लगाएं कि इस क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा। तो आपको एक हम काम देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का आप ऑप्शन कमेंट सेक्शन में हमें भेजें। ठीक है, और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलेंगे। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि हमें भी लगे आप मेरे साथ जुड़े हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोला है, अलग अलग ज्या कोटि आवेश दिए जाते हैं,
इफ ए इक्वल चार्ज आर गिवन ऑन टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई देन द पोटेंशियल, कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास दो स्फीयर है और दोनों स्फीयर का जो रेडियस है वो अलग अलग है और दोनों को हमने इक्वल चार्ज दिया, तो हमें पूछा गया है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन है देयर विल बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, कहने का मतलब है कि छोटे गोले पर ज्यादा होगा बड़े से। इट विल बी मोर ऑन द बिगर स्फीयर, बड़े गोले पर ज्यादा होगा छोटे से। विल बी सेम ऑन बोथ स्फीयर, दोनों गोले पे समान होगा। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, तो इसका हम क्या लगाएंगे आंसर, तो आप जरा ध्यान लगाओ कि तुम्हारे पास दो स्फीयर है और दोनों स्फीयर का जो रेडियस है वो अलग अलग है, तो एक छोटा है और एक बड़ा है, मतलब एक का रेडियस कम होगा और एक का रेडियस ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें ये बोला है कि दोनों को हमने इक्वल चार्ज दे दिया, दोनों की इक्वल चार्ज दी है, तो हमसे ये बोला कि पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल जो होता है वो छोटे वाले का ज्यादा होता है, तो हम बोलेंगे कि छोटे गोले पर ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो छोटे गोले पे ज्यादा होगा, मतलब कि ऑप्शन ए, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलेंगे और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि एक सम विभि तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। तो हमें बताना है कि कार्य क्या होगा, कार्य जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा या एनी ऑफ दिस। तो आपको बताया है कि तुम्हारे पास एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमने आवेश को ले गए, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो हमने कार्य किया वो कार्य क्या होता है, तो वो कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा या एनी ऑफ दिस। तो आपको ये बता दे कि तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू होता है। अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाइएगा तो उसका विभवांतर कितना होगा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। तो आप बताओ यहां से कि डब्ल्यू ए बी का मान कितना होगा, तो डब्ल्यू ए बी का मान यहां से हो जाएगा तुम्हारा क्यू इंटू वी ए बी, क्यू इंटू वी ए बी। और वी ए बी का मतलब क्या होता है कि वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। और हम लोग जानते हैं कि अगर तुम्हारे पास सम विभव पृष्ठ है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो उसके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है। तो अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है तो ए पे भी वही होगा जो बी पे होगा। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो भाई ये आ जाएगा जीरो, ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर ये जीरो आ गया तो जीरो को मल्टीप्लाई करो क्यू से, तो कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब हमारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना होगा भाई, जीरो होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलेंगे और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 16 है। और क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोल रहा है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश क्यू है। तो बोला कि एक खोखले गोले का एक चालक है जिसके केंद्र पर आवेश कितना है, बोलो क्यू है। चालक पर नेट आवेश शून्य है, चालक पर नेट आवेश शून्य है, तो चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा शून्य होगा, क्यू होगा, माइनस क्यू होगा, 3Q होगा। तो आपको ये बताया गया है कि तुम्हारे पास एक खोखला गोला है, मतलब कि पूरी तरह से खोखला, मतलब कि फुटबॉल की तरह। गोले के केंद्र पर आवेश कितना है, Q है, तो चालक पर नेट आवेश जो है वो शून्य है। और ये भी बता दिया कि चालक जो है, चालक पर नेट आवेश जो है वो शून्य है। तो चालक के भीतरी सतह पर आवेश होगा कितना होगा, शून्य होगा, क्यू होगा, माइनस क्यू होगा या 3Q होगा। आप इसका आंसर लगाइए जल्दी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, क्यू होगा, जीरो होगा, क्यू होगा, माइनस क्यू होगा या 3Q होगा। तो इसमें खुद बताया उसने कि कुल आवेश जीरो है। कुल आवेश का मान जीरो तभी हो सकता है
जब उसमें दो आवेश इक्वल और अपोजिट हो, मतलब कि दोनों आवेश का परिमाण तो इक्वल हो लेकिन दोनों का नेचर क्या हो, विपरीत। तो हमें बोला गया है कि उसके केंद्र पर कितना आवेश है बताइए, क्यू है। और ये क्यू कैसा, तो पॉजिटिव है। क्यू कैसा है, तो पॉजिटिव है। और बोलता है कि कुल नेट आवेश खुद बता दिया कि वो शून्य है, तो नेट आवेश शून्य है। इस तो चालक की भीतरी सतह पर कितना होगा, तो आप हमें बताओ कि नेट आवेश शून्य कब हो सकता है, कि जितना आवेश उसके सेंटर पे है कहीं न कहीं इतना ही आवेश विपरीत प्रकृति का कहीं न कहीं होना चाहिए, तभी तो नेट आवेश शून्य होगा। तो कहने का मतलब है कि आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, प्लस क्यू है और हमें शून्य करना है तो हमें माइनस क्यू करना पड़ेगा। अंदर में प्लस क्यू है और नेट जो है वो शून्य है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू करना पड़ेगा। तो हमें लगाएंगे कौन सा ऑप्शन, सी लगाएंगे, क्योंकि नेट आवेश शून्य है, सेंटर पे क्यू है, तो अंदर कितना होगा, तो अंदर में माइनस क्यू होगा। अंदर में माइनस क्यू, सेंटर में क्यू, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बोलो, शून्य आ जाएगा। तो ऑप्शन का इसका जो 16 है इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या बोला है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश क्यू, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है माइनस क्यू वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बोला यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नजदीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित होगी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको करना क्या है कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लेके जाना है। तो प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लेके जाइएगा तो हमसे पूछा गया है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, अब देखो कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव है और लेके कहाँ जा रहे हैं, प्रोटॉन के पास, मतलब वो भी पॉजिटिव है ना। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है बोलो, सेम है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सॉरी, प्रोटॉन को हमने ले कहाँ गया है बोलो, एक दूसरे प्रोटॉन के पास। तो हमें बताना है कि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लेके जाइएगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है बोल दो, बढ़ जाता है। तो अगर प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लेके जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी सर बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो कितना होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलो एक बहुत ही मस्त सवाल है ये, इसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाएंगे। यदि 1000 बूंदे जो कि समान आकार का है एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 पिकोफैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनी है, तो बड़ी बूंद की धारिता होगी, धारिता कितनी होगी, तो आप देखो कि तुम्हारे पास 1000 बूंद है जिसको बोलते हैं ड्रॉप। तो तुम्हारे पास 1000 बूंद है और सारे बूंद का जो आकार है वो सेम है। अब हमने क्या किया, उस सबको मिला दिया, तो सारे बूंद को मिलाइएगा तो एक बड़ा सा बनेगा बूंद। तो हमें बताना है कि उस बड़े से बूंद की धारिता कितना होगा। सबसे पहले ये जानो, सबसे पहले आप एक पॉइंट जानो। अब वो पॉइंट क्या है कि अगर तुम्हारे पास कोई एक ड्रॉप है तो इस ड्रॉप का पोटेंशियल, इस ड्रॉप का धारिता कितना होता है, तो धारिता होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एक ड्रॉप के धारिता कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमारे पास कितना है बूंद, 1000 बूंद, एक की धारिता है कितना बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है कितना बोलो 1000। तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, तो बोलेंगे 1000 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसको अगर हम मिला दें तो एक बड़ा सा बूंद बनता है, मतलब कि C। तो इस बड़े बूंद का
धारिता कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इक्वल टू 1000 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि आर और स्मॉल आर के बीच में निकालना है रिलेशन। आर और स्मॉल आर के बीच में क्या निकालना है बोलो, हमें निकालना है रिलेशन। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वो आप देखिए ध्यान से। तो आपको यहां से दिख रहा होगा, आपको यहां से क्या दिख रहा है, आपको यहां पे दिख रहा होगा कि, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हमने एक नई तरीका से करेंगे और वो नया तरीका क्या है उसको आप एक बार ध्यान से देखो। करना क्या है आपको, करना ये है, पहले आप इसको ऐसे इस तरह से आप ट्राई करो, इस तरह से आप एक ट्राई करो। बताइए कि आपके पास जो बूंद होता है वो कैसा होता है, तो बूंद जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोला होता है, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3। अगर हम गोले का आयतन की बात करेंगे तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मान लो कि छोटा सा जो बूंद है उसका रेडियस स्मॉलर, तो अगर उसका रेडियस स्मॉल आर है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो जरा बताइए कि अगर इस 1000 बूंद को मिलाएंगे तो एक बड़ा सा बनेगा बूंद, तो उस बड़े से बूंद का आयतन हो जाएगा हमारा कैपिटल वी। और इस जो कैपिटल वी है वो किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे 1000 जो तुम्हारे पास छोटा बूंद है उसके आयतन के बराबर होगा। तो कितने के बराबर होगा, तो बोलेंगे 1000 गुना एक बूंद का आयतन, 1000 गुना एक बूंद का आयतन। आप बताओ कि किसी भी गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब ये बड़ा सा है तो लिखेंगे 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू। अब ये छोटा सा है तो लिखेंगे 1000 तो पहले आएगा इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर क्यू। अब बताओ 4/3 से 4/3 तो कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो आर क्यूब का मान जो है वो किसके बराबर आ गया तुम्हारा, तो आर क्यूब जो हमें दिख रहा है वो 1000 आर क्यूब के बराबर है। तो आप इसे कैसे लिखिएगा, आर क्यूब इजकल टू 1000 आर क्यूब को आप ऐसे लिख लो 10 आर का होल क्यूब। हाँ ना बोलो, आप देखो यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब, मतलब कि आर का मान हमारा आ गया 10 आर। तो आर का मान हमने कितना निकाल लिया बोलो, आर का मान हमने निकाल लिया है 10 आर। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उस बड़े बूंद का धारिता। और धारिता आपको बताया है कि धारिता क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और बड़े बूंद का रेडियस कितना है वो है तुम्हारा कैपिटल। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पे जरा देखिए, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है बोलो, इंटू में 10 आर निकाल लिया है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, इसको ऐसे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू 10। छोटे बूंद का आयतन कितना होगा, सॉरी छोटे बूंद की धारिता कितना होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जो हमें कितना दिया हुआ है 5 पिको फराड, हमें कितना दिया हुआ है 5 पिको फराड। तो हम क्या करेंगे, देखो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का मान कितना दिया हुआ, वो दिया हुआ है 5, तो हम यहां से लिख देंगे 5 पिको फराड इंटू का 10, सॉल्व करेंगे तो 50 पिको फराड आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको धारिता तो बाद में करना था काम, हमें सबसे पहले हमें आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में निकालना था रिलेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से सवाल को समझेंगे। बोला हमें सवाल में कि 1000 हमारे पास बूंद है और सारे बूंद का जो आकार है वो समान है। हमने क्या किया, इन सबको मिला दिया और मिला के एक बड़ा सा बूंद बना लिया। एक बूंद की जो धारिता है वो 5 पिको फराड है, तो हमें बताना है कि उस बड़े बूंद की धारिता कितना होगा। तो ध्यान लगाइए आप कि हमारे पास जो बूंद होता है वो कैसा होता है, वो होता है गोलीय, और गोलीय है मतलब कि स्फेरिकल, और स्फेरिकल है इसका मतलब उसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो हमने लगा दिया कि अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा ड्रॉप है, छोटा सा बूंद है, तो उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आप बताइए आप कि उस 1000 बूंद को हमने क्या किया, मिला दिया, और मिलाने के बाद एक बड़ा सा बूंद बनाया।
तो यहां से हमें एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो बड़ा सा बूंद बना है उसका आयतन किसके बराबर होगा? तो बोलेंगे छोटे बूंद के आयतन का वो हो जाएगा 1000 गुना। तो हमने वही लिखा है v इजकल टू 1000 इंटू छोटे बूंद का आयतन। बूंद का आयतन हो क्या होता है 4/3 इंटू पाई। ये बड़ा बूंद है तो कैपिटल आर क्यू, ये छोटा बूंद है तो स्मॉल आर क्यू। 4/3 से 4/3, पाई से पाई। आर क्यूब का मान कितना आ गया 1000 आर क्यूब, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 10 आर का होल क्यूब। तो आप देखो कि क्यूब यहां भी है और क्यूब यहां भी है, तो हम क्या करेंगे दोनों का बेस को सेम। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा तुम्हारा 10 आर। तो कैपिटल आर का वैल्यू हमने निकाल लिया है 10 आर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो कि बड़े छोटे बूंद का धारिता क्या है होगा, तो बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब है कितना बोलो 5 पिकोफैराड, तो मैं पहले ही दे चुका था। हमें निकालना था बड़े का, तो होता है C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। क्योंकि कैपिटल आर क्यों, क्योंकि वो बड़ा बूंद है और उसका हमने रेडियस कितना माना है कैपिटल आर। और कैपिटल आर का मान हमने कितना निकाल चुका बोलो 10 आर। तो यहाँ रख देंगे 10 आर। इसको हमने थोड़ा सा अरेंज किया, इस आर को इसके साथ रख दो तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इंटू में कितना बोलो 10 हो जाएगा। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू हमें दे रखा है सवाल में 5 पिकोफैराड, तो हम लिखेंगे 5 पिकोफैराड और इंटू में कितना बोलो 10, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई 50 पिकोफैराड। तो अगर 1000 बूंद को अगर हम मिला के एक बड़ा सा बूंद बना दें और एक बूंद की धारिता अगर 5-6, तो बड़े बूंद की धारिता कितना होगा, तो बोलेंगे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो 50 हो जाएगा। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सेम सवाल लगता है हमारा 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स each having capacitance of 5 माइक्रोफैराड combined to form one large drop, ठीक है। तो सबसे पहले आप सेम सवाल है, आप इसे ट्राई कीजिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे बोला कि छोटे बूंद का धारिता कितना है बोलो 5 माइक्रोफैराड, मतलब C का मान हमें दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, इसे छोड़ देंगे हम। अब हमारे पास 64 समरूप बूंदे हैं, अब सबको मिलाना है, एक बड़ा सा बूंद बनाना है। तो बताइए कि जो बड़ा सा बूंद होगा उसका आयतन क्या होगा, बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 64। क्योंकि बड़े बूंद का जो आयतन होगा वो छोटे बूंद के आयतन का कितना गुना हो जाएगा 64, क्योंकि हमने 64 बूंद को मिलाकर एक बड़ा सा बूंद बनाया है। तो आप हमें बताओ कि 4/3 से 4/3 पाई से पाई आर क्यूब का मान कितना आ गया, तो बोलेंगे सर 64 इंटू आर क्यूब आ गया। अब यहां से r का मान कितना होगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये क्योंकि ये 4 का क्यूब है तो 4r का होल क्यूब। तो कैपिटल R का मान कितना हो जाएगा, तो 4r हो जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें सर निकालना है धारिता, मतलब कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। और कैपिटल R का हमने मान कितना निकाल चुके हैं, कैपिटल R का मान हमने निकाल चुके हैं 4r। इस r को हम इसके साथ रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, इंटू में कितना बोलो 4। अब बताओ इसका मान कितना है, इसका मान जो है वो दिया हुआ है हमें 5 माइक्रोफैराड और इंटू में 4 करेंगे मतलब कि 20 माइक्रोफैराड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। आपको इसी सवाल को, इस तरह के सवाल को करने का आपको एक शॉर्ट मेथड हम आपको बताते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जिससे आप इसका आंसर मात्र 5 सेकंड से भी कम समय में बता सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से।
आपको करना क्या है कि आप देखो कि आपके पास कितना बूंद है, 64 बूंद है। कुछ नहीं करिए भाई, आप इसका निकाल लीजिए क्यूब रूट। क्या निकाल देना बोलो, आप इसका निकाल दीजिए क्यूब रूट निकाल दीजिए। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, तो बोलेंगे सर 64 को अगर तोड़ देंगे तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 4 गुना 4 गुना 4। अब क्यूब रूट का मतलब होता है भाई 3 पे 1 निकलेगा। 3 पे कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो 3 पे 1 निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 4। कितना आ गया, 4। कुछ नहीं करना है, एक बूंद की धारिता कितना है बोलो, 5। और क्यूब रूट कितना है बोलो, 4। तो कुछ नहीं करना है भाई, इस 5 को 4 से गुना कर दो। तो 5 को अगर 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 20 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाले सवाल को भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1000 है तो 1000 का हम निकाल लेंगे यहाँ से क्यूब रूट। 1000 का निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। और 1000 का क्यूब रूट हमको पता है कि 10 होता है। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10 होता है। और 10 को हमें गुना करना है इस 5 से। 10 को हमें गुना करना है 5 पिको फराड से। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, 10 पचे 50, है ना। मतलब हमें सर इतना काम नहीं करना था, लेकिन हमने इसलिए आपको बताया इतना लंबा कि अगर ये मान लो सवाल 2 मार्क्स का आ जाए, अगर ये सवाल 2 मार्क्स का आ जाए तो आपको भाई ऐसे ही करना है। लेकिन अगर मान लो ये सवाल ऑब्जेक्टिव आ गया तो हमें कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ ये पकड़ेंगे कि हमारे पास बूंद कितना है, वो खुद बताएगा। अगर 1000 बूंद है तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10। एक बूंद का कितना है बोलो, 5। 10 बचे 50। उसी तरह से यहाँ पे बूंद कितना था बोलो, यहाँ पे बूंद कितना था बोलो, 64। 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। 4 होता है। एक का धारिता कितना है बोलो, 5। 4 पचे 20। अगर मान लो किसी बच्चा को 64 का निकालने ही नहीं आता है तो आप ऐसे निकालो भाई, 2 से लगाओ 32, फिर 2 से लगाओ 16, फिर 2 से लगाओ 8, फिर 2 से लगाओ 4, फिर 2 से लगाओ 2। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये आ गया 6 बार। 2 जो है हमारा वो 6 बार है। 6 का मतलब है 3 3 का पेयर लगेगा, तो यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, मतलब कि 4। अगर मान लो किसी बच्चा को नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप उसको ब्रेक कर लो, आप उसको गुणनखंड निकाल लो, आप उसको फैक्टर कर लो और 3 पे 1 निकाल लो। अगर याद है तो अच्छा बात है, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये है, क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश को, विभवांतर को, धारा को या ऊर्जा को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हम लोग इसे मापते हैं ऊर्जा को। कैसे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। तो आप देखो ना भाई, जूल, जूल का जूल किसका होता है, ऊर्जा का। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापेगा, तो ऊर्जा को मापेगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बोलो, डी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको मापेगा, तो बोलेंगे ऊर्जा को मापेगा। आपको यह भी पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल है हमारा ये भी अच्छा सवाल है। बोला दो कुलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना भाई, 20 जूल, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर बताना है, तो हमें विभवांतर बताना है। हमने कितने कुलम आवेश को ले गया बोलो, 2 कुलम को। 2 कुलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए हैं, हमें कार्य कितना करना पड़ा है, तो हमें कार्य जो करना पड़ा है 20 जूल, है ना, 20 जूल करना पड़ा है। तो हमें यह बताना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। आप इस वर्ड को पकड़ो, विभवांतर। विभवांतर होता क्या है, विभवांतर होता है कि एक बिंदु से इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, वो कार्य किसके बराबर होता है, वो कार्य होता है हमारा विभवांतर के बराबर। आप हमें बताइए, आपने कितने कुलम को ले गया, 2 कुलम को। तो हमें पता है कि 1 कुलम को ले जाने में अगर हमने
5 कूलम्ब कार्य किया है, 5 जूल कार्य किया है, तो हमारा विभवांतर कितना होगा 5 वोल्ट। अगर हम 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में 50 जूल का कार्य किया है, तो हमारा विभवांतर कितना होगा 50 वोल्ट। तो आप ले कितने के गए हो, 2 को ले गए हो, 2 कूलम्ब आवेश को ले गए हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो 2 को ले जाने में हमें कार्य कितना करना पड़ा, बोलो 20। एक को कितना करना पड़ेगा तो एक को करना पड़ेगा 20/2, 20/2 कीजिएगा 10, तो हमें कार्य करना पड़ेगा कितना, बोलो 10। ठीक है, तो आप इसे अगर चाहो तो फॉर्मूले से भी बना सकते हो। फार्मूला हम आपको बता देते हैं तो फार्मूला होता है VAB इक्वल टू WAB और बाई में कितना Q। WAB भाई कितना है, बोलो 20, तो यहाँ हो जाएगा 20। चार्ज कितना है, बोलो 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। 20/2 कितना होता है, बोलो 10। तो आप इसे फार्मूले से बना सकते हो या तो फिर बिना फार्मूले से भी बना सकते हो कि 1 कूलम्ब आवेश को ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। लेकिन हमने कितने कूलम्ब को ले गया, बोलो 2 को, तो 2 को ले जाने में 20, 1 को 10। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है आपका वो है तुम्हारा विद्युत विभव का बीमा। बीमा का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। हमें निकालना है विद्युत विभव का डायमेंशन। तो विद्युत विभव होता क्या है, तो V इक्वल टू W/Q होता है। फॉर्मूला की बात करेंगे तो V इक्वल टू W/Q। क्यों हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला ही तो चाहिए, तो हमने फॉर्मूला बता दिया V इक्वल टू W/Q। W क्या है, तो कार्य, Q क्या है, आवेश। तो W का डायमेंशन क्या होगा, तो W का डायमेंशन होता है ml²T-2। कुछ का डायमेंशन आपको याद रखना होगा, वो क्या क्या होता है आपको बता देते हैं। अगर आप इतना डायमेंशन अगर याद रखते हो तो आप किसी का भी डायमेंशन मात्र सेकंड में निकाल सकते हो। कौन कौन सा है, सबसे पहले भाई आप एरिया का डायमेंशन याद कर लो, L²। वॉल्यूम का याद कर लो, L3। आप याद कर लो स्पीड का, याद कर लो स्पीड का, चाल का याद कर लो LT-1। यही होता है वेग का भी। आप त्वरण का याद कर लो LT-2। आप बल का याद कर लो MLT-2। आप कार्य का भी याद कर लो ml²T-2। तो हमने यहां पे बताया 1 2 3 4 5 6, तो आपको इसी 6 को याद रखना है। अगर आप इस 6 को याद रखते हैं तो आप किसी का भी डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो। जैसे हमने निकाल रखे हैं V बराबर क्या होता है, W/Q। तो W/Q में W का क्या होता है, ml²T-2। अब Q क्या है, आवेश। Q इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा, Q इक्वल टू IT। Q इक्वल टू IT। तो IT, I का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल A, और T का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल T। सॉल्व कर दो इसे, सॉल्व कर दे इसे, तो आप देखो M ऊपर अकेला है, L भी अकेला ही है, नीचे है ही नहीं, T जो है वो -2 है, ये ऊपर जाएगा तो -3, A ऊपर जाएगा तो -1। तो हमने भाई यहां से निकाल लिया है कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ml²T-3, 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 ml²T-3। इसमें टाइपिंग गलती है, ml²T-3। तो हमने इसका डायमेंशन कितना होगा, तो ml²T-3। ठीक है, तो इसी तरह से हमने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 26। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता क्या होगा, परिणामी धारिता क्या होगा। 3 capacitor each of capacitance C are connected in series. The value of the resulting capacitance, टाइपिंग अस्थिर। तो हमने यहां से देखो कि तुम्हारे पास 3 संधारित्र है, 3 कैपेसिटर है, और उस 3 कैपेसिटर को हमने जोड़ा, किस में जोड़ा, श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो अगर आप संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1, 1/C2, 1/C3
और इस तरह से भाई ये चलता जाता है और लास्ट में क्या हो जाएगा 1/Cn। ये तो हमने फॉर्मूला बता दिया कि अगर आपके पास कैपेसिटर है, अगर उस कैपेसिटर को आप श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, n कैपेसिटर है और उस n कैपेसिटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ रहे हैं बोलो, श्रेणी क्रम में, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होता है 1/C1, 1/C2, 1/C3, इस तरह से 1/C1 Cn तक। लेकिन हमारे पास तीन ही है और तीनों का धारिता कितना है बोलो C, तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, हम पता है 1/C1 मतलब कि 1/C, 1/C2 1/C, 1/C3 मतलब 1/C। इसे सॉल्व करो, एलसीएम हो जाएगा C, 1 + 1 + 1, कोई दिक्कत, तो 3/C। तो हमने निकाल लिया कि 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 3/C। लेकिन हमें किसका चाहिए वैल्यू, हमें तो चाहिए परिणामी मतलब C इक्विवेलेंट। आप दोनों को उलट दो तो हो जाएगा तुम्हारा C/3। अगर आप इन दोनों को उल्टा कर दीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा C/3। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, C/3, मतलब ऑप्शन नंबर C। तो अगर तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता कितना है बोलो C है, तो परिणामी धारिता कितना होता है, तो होता है C/3 होता है। आपको यहां से एक और कंसेप्ट हम लोग बताते हैं। एक कंसेप्ट क्या है कि अगर तुम्हारे पास n संधारित्र है और सारे संधारित्र की धारिता सेम है, तो उसका समतुल्य धारिता कितना होता है, C इक्विवेलेंट कितना होता है, वो होता है भाई C/n। C/n। तो आप इस फॉर्मूले से तो आप 2 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में हमें। कैसे, हमारे पास कितना संधारित्र है बोलो, 3 है, मतलब कि n का मान हो गया सर 3। एक संधारित्र की धारिता कितना है बोलो C है, मतलब कि हमें C का मान तो C है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे C/3। C/3 मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। आप इस फॉर्मूले से बना सकते हो या डायरेक्ट इस फॉर्मूले से बना सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या हो बोलो सेम। तो अगर प्रत्येक संधारित्र की धारिता सेम है तो हम डायरेक्ट लिखाएंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/n। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो क्या है बोलो, ये है क्या, प्रत्येक की जया 60 बूंद मिलाकर तथा एक आवेश से आवेशित पारे एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता का क्या होगा। हाइट ड्रॉप ऑफ मर्करी each charge with radius r and charge q are mixed together to form a large drop, then the capacitance of the larger drop is equal to the capacitance of each smaller drop by 20। क्या होगा, 8 गुना होगा, 8 गुना होगा, हाफ गुना होगा, ये 2 गुना होगा, या तो फिर 4 गुना होगा। तो आप बताइए कि क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा आंसर, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या तो फिर डी होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या तो फिर डी होगा। तो 27 का आप आंसर हमें बताइए कि क्या होगा। तुम्हारे पास 60 बूंद, तुम्हारे पास कितना बूंद है बोलो, 60 बूंद है, हमने उसको मिला दिया है ना। हाई ड्रॉप ऑफ मरकरी इज चार्ज विथ रेडियस r, चार्ज q, ठीक है, मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप, देन कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर ड्रॉप इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। कितना होगा, कितना होगा, तो कितना होगा, 8 गुना होगा, 1/2 गुना होगा, या 2 गुना होगा, या तो फिर 4 गुना होगा। क्या होगा, तो हम बताएंगे सर कि ये हो जाता है 2 गुना। कितना गुना हो जाएगा बोलो, 2 गुना होगा। तो हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना बोलो, 2 गुना। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो ये है, और वो क्या है आप इसे पढ़िए। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाता है, और यदि यह विरामावस्था से v वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो ये तो फॉर्मूला हमें पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है कैपिटल M,
और उस पर चार्ज कितना है, स्मॉल, उस पर चार्ज कितना है, तो ई के बराबर है। अच्छा, वो विरामावस्था से v वोल्ट का विभवांतर होकर गुजरता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, तो वो होता है तुम्हारा ईवी बाई एम। वो कितना होता है बोलो, ईवी बाई एम। तो उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, ईवी बाई एम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि यदि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, एम है, और उसका आवेश कितना है, स्मॉल ही है, और उसका विभवांतर कितना बोला है, v है, तो उसका ऊर्जा कितना होगा, तो बोलेंगे ईवी बाई एम। ईवी बाई एम, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे चलिए। और नेक्स्ट सवाल क्या है बोलो, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं, तो तुम्हारे पास दो सुचालक गोले हैं और दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग आवेशित किया, चार्ज किया, और फिर दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या होता है, तो बोला दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ठीक है, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर भेजो कि क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हम क्या लगाएंगे, तो इसमें क्या बोला है कि हमारे पास दो सुचालक गोला है, दोनों को हमने अलग अलग क्या किया है, दोनों को हमने अलग अलग चार्ज किया है, और दोनों को अलग अलग चार्ज करने के बाद दोनों को हमने जोड़ दिया। दोनों को हमने क्या किया बोलो, दोनों को हमने जोड़ दिया। तो दोनों को हमने जोड़ देते हैं तो क्या होता है, दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, और ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जानो कि अगर तुम्हारे पास दो सुचालक गोला है, दोनों को हमने अलग 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 तरीके से चार्ज किया है, और चार्ज करने के बाद जब दोनों को आप मिला दीजिएगा तो दोनों का आवेश जो है वो क्या रहता है बोलो, संरक्षित रहता है, आवेश में कोई कमी नहीं होगा। अगर मान लो पहले गोले पे चार्ज कितना है 5 कूलम, दूसरे पे चार्ज कितना है बोलो -20 कूलम, टोटल जो चार्ज पहले टोटल कितना था, तो 5 - 20 मतलब 15। अब मिला भी दीजिएगा तो टोटल चार्ज कितना होगा, 5 - 20 मतलब कि माइनस का 15। ठीक है, मतलब कि आवेश जो है दोनों का क्या रहेगा बोलो, संरक्षित रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा बोलो, बी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है। और 30 सवाल क्या बोला आपसे, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा, क्या होगा, हमेशा शून्य होगा, कभी शून्य नहीं, द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, आप लगाइए, सोचिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा कि किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा, क्या होगा, शून्य होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा, क्षमता पर निर्भर करेगा, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर जल्दी बताओ क्या होगा, ए होगा, बी होगा, या तो फिर सी होगा, या तो फिर डी होगा। ठीक है, तो हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा कि द्विध्रुव को हमने कहाँ रखा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो हमें परिणामी बल की पता लगाना है। तो परिणामी बल जो भाई उस पे होगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, आपको हमने लॉजिक दे देते हैं, चलो देखो ध्यान से। ये है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया इसको इलेक्ट्रिक डायपोल को, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव को। चलिए अब बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बोलो, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से किधर है बोलो, राइट की तरफ। अब बताना है आपको, आप एक पॉइंट जानो कि तुम्हारा जो विद्युत क्षेत्र है ना, ये पॉजिटिव चार्ज पे जो बल लगाता है अपने दिशा में, और नेगेटिव चार्ज पे जो बल लगाता है उसके अपोजिट दिशा में। कहने का मतलब है कि अगर हम इस पे बल दिखाएं, अगर हम बल दिखाएं तो इस पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा बॉस, इधर लगेगा। और बल कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा, प्लस में कि माइनस में, तो बोलेंगे प्लस में। नेगेटिव बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट, मतलब किधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। कितना लगेगा, माइनस का Q इंटू ई, माइनस का Q इंटू ई। हमें निकालना है नेट, क्या निकालना है, नेट। नेट क्या होगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, F1 कितना है, प्लस का Q ई,
F2 कितना है, माइनस का QE। दोनों जोड़ दो, कितना आ गया बोलो, नेट कितना आ गया, तो नेट जो मान है वो शून्य है। नेट मान कितना है बोलो, शून्य है। तो नेट मान शून्य होगा, मतलब ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। ऑलवेज क्या होगा बोलो, इसका जो आंसर होगा वो ऑलवेज क्या होगा बोलो, जीरो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। तो चंद्रमा की धारिता तो आप निकाल सकते हो ना इस फॉर्मूले से, क्योंकि गोला का, स्फीयर का संधारित्र क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब इसे कुछ करना थोड़ी है, आप चंद्रमा का डालो त्रिज्या, जैसे पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है, 6400 किलोमीटर, उसी तरह से चंद्रमा का भी त्रिज्या होता होगा। आप इसको डालिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा चंद्रमा का। लेकिन आपको याद रख लो, याद रख लो कि चंद्रमा की धारिता लगभग कितना होता है, तो 177, या बोल सकते हो 1774 फराड। 1774, हाँ 177 माइक्रो फराड। तो आप इसे सॉल्व कर लेना, इसमें प्रिंटिंग में कहीं गलती किया हो क्या, आप इसे देख लेना, आप इसे देख लो ना, कुछ नहीं करना भाई आपको। आपको चंद्रमा का डाल देना है त्रिज्या, तो चंद्रमा का त्रिज्या डाल दीजिएगा और आपका निकल जाएगा उसकी धारिता। तो उसकी धारिता आप चेक कर लेना कि एक बार कितना होगा, कि ये होता है, टाइपिंग में गलती क्या है, 177। ये दोनों चेक कर लेना, कंफर्म में क्या होना चाहिए। ठीक है ना, आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चंद्रमा की धारिता सर कितना वैल्यू होता है, आप उसे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आर का मान आप डाल देना कि चंद्रमा की त्रिज्या कितना होता है, और हमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना होगा। ठीक है, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है बोलो, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है। तो चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, Q इजकल टू सी वी, Q इजकल टू सी वी। हमें किसका बताना है, धारिता, मतलब कि C का मान। C क्या हो जाएगा बोलो, Q बटा V। C क्या हो जाएगा, Q बटा V। तो C हो जाएगा Q बटा V, मतलब ऑप्शन नंबर ए। C इजकल टू Q बाई V, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, C इजकल टू Q बाई V। नेक्स्ट सवाल, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, या ऊर्जा का मान नियत रहता है। और ऑप्शन नंबर डी जो ना लिखा है, तो आप जान लो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अगर दो चालकों के बीच अगर आवेश का अगर वितरण होगा, तो आवेश के वितरण से होता क्या है, तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है। तो आवेश का जब वितरण होता है तो उससे क्या होता है बोलो, ऊर्जा का ह्रास होता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 37 का हमने आंसर क्या लगाएंगे, वो ए लगाएंगे, ऊर्जा का ह्रास होता है। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 38 का, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है तब इसकी धारिता क्या होगा, बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य होता है। तो आप बताइए कि 38 का आंसर क्या होगा, जल्दी। तो आप जानो कि अगर तुम्हारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके बीच में क्या भरा, बोलो एयर डाला हुआ, वायु है, वायु। तो अगर इसके बीच में वायु है तो उसकी धारिता कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। हम क्या कर रहे हैं, हम दूरी को बढ़ा रहे हैं, पट्टिका जो है, प्लेट जो है, उसका दूरी को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम डी को बढ़ा रहे हैं। तो डी को अगर बढ़ाएंगे इसका मतलब है हमारा सी का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो डी का बढ़ाने का मतलब है सी का मान घट जाना, और सी का मान घट जाना मतलब ऑप्शन नंबर बी, कि अगर आप समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके बीच में वायु डाला हुआ है, तो अगर आप समांतर प्लेट की दूरी को बढ़ा दीजिएगा तो उसकी धारिता क्या होगा, घट जाएगा। ये हम कैसे डिसाइड किए, क्योंकि हमने पढ़ा है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी का मान बढ़ाइएगा C घटेगा, डी बढ़ाइएगा C क्या होगा, घटेगा। तो डी बढ़ाते हैं C घटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च परावैद्युत नियतांक की एक माध्यम, चलो, को हवा संधारित्र के बीच
रखा जाए तो इसकी धारिता क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नियत होगा, शून्य होगा। बताइए कि क्वेश्चन नंबर 39 को क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन हम लगाएंगे कि हमारा आंसर सही हो जाए। कि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के बीच अगर रख दिया जाए तो उसकी धारिता क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, नियत होगा या फिर शून्य होगा, या फिर क्या होगा बोलो, या फिर शून्य होगा। तो अगर आप संधारित्र के बीच में किसी भी पदार्थ को रखते हैं तो उसकी जो धारिता है वो क्या होता है बोलो, बढ़ जाता है। तो हमने किसको रखा है, तो हमने रखा है शीशे की एक छड़, शीशे की छड़ जिसका परावैद्युतांक नियतांक जो है, मतलब कि नियतांक एक क्या है बोलो, एक माध्यम है। तो अगर हमने मतलब है कि हमने कि उसके बीच में क्या रख दिया बोलो, एक माध्यम को रख दिया, तो माध्यम को रखने से क्या होता है कि उसका जो धारिता है वो बढ़ जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम चलेंगे और नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा ये है। ये क्या है, बोलता है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। आप बताओ कि तुम्हारे पास जो कैपेसिटर है वो किस क्रम में लगा हुआ है। हमारे पास जो कैपेसिटर जो है ना वो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। किस क्रम में लगा हुआ बोलो, श्रेणी क्रम में। ये है C1, ये है C2, ये है C3। हमने एक लगा दिया, बैटरी लगा दिया जिसका वोल्टेज कितना बोलो V है। अब बताइए कि अगर आप यहाँ से स्विच को ऑन भी कर दो तो यहाँ से आवेश निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आवेश चलेगा, यहाँ से आवेश चलेगा। अब ये आवेश अगर यहाँ पे आ जाता है तो इसके पास रास्ता कितना है, एक ही रास्ता है। अगर रास्ता ए है तो इसका मतलब इसमें भी कितना जाएगा, Q, इसमें भी कितना जाएगा बोलो Q, इसमें भी कितना Q, यहाँ भी कितना Q। इसका मतलब है कि तीनों में आवेश का मान क्या है बोलो, नियत। तो अगर हमारे पास 3 संधारित्र हो या 3 से ज्यादा हो, कुछ भी हो, अगर आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिएगा तो उन सारे में आवेश का जो मान होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो हम लगाएंगे क्या समान होता है, तो हम बोलेंगे आवेश समान होता है। क्या समान होता है बोलो, तो आवेश समान होता है। तो अगर आप संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो उसमें आवेश का जो मान होता है वो क्या होता है भाई, समान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल उसी की तरह है कि संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। अब बताया इसने क्या बता दिया है कि तुम्हारे पास संधारित्र तो है लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको जोड़ा तो है लेकिन किस क्रम में जोड़ा है, हमने इसको जोड़ा है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या समान होगा, आवेश तो समान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस आवेश के पास अब 2 रास्ता है, यहां से जाएगा Q1 तो यहां से कितना जाएगा Q2, तो आवेश तो समान नहीं होगा। अच्छा, ये जो संधारित्र है वो इन दोनों पॉइंट के बीच में है और ये जो संधारित्र है वो भी इन दोनों पॉइंट के बीच में है। अगर ये भी इन दोनों पॉइंट के बीच, मतलब ये भी A और B के बीच में है, तो मान लिया हमने A और B का बीच का विभवांतर को हमने मान लिया V, और ये भी जो है वो A और B के बीच में हो तो इसका विभवांतर भी कितना होगा V। इसका मतलब इन दोनों का विभवांतर कितना है V। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये तो नियत हो गया। ये क्या हो गया बोल, ये तो नियत हो गया। तो क्या नियत होता है, तो बोलेंगे विभवांतर नियत होता है। क्या नियत होता है बोलो, विभवांतर। तो हमने यहाँ पे आपको 2 पॉइंट बताया कि अगर आपके पास कैपेसिटर है आप उसे जोड़ दो श्रेणी क्रम में, क्या सेम होगा, तो बोलेंगे आवेश सेम होगा। अगर आपके पास कैपेसिटर है आप उसे कहां जोड़ो, समांतर क्रम में, क्या सेम होगा, विभवांतर सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छा सा सवाल है और एक लास्ट सवाल है हमारे क्वेश्चन का। बोला समान धारिता के संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में, यहां पे n होगा, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात होगा, क्या होगा, n होगा, n² होगा, nq होगा या 1/n² होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर तुम्हारे पास n संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता समान है, अगर आप उसे जोड़ दीजिएगा समान श्रेणी क्रम में तो उसका जो C इक्विवेलेंट होता है
वो होता है c बाई n। कितना होता है? c बाई n। अगर तुम्हारे पास n संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता समान है और उसे अगर हम जोड़ दें समांतर क्रम में तो हो जाता है वो nc। कितना होता है? वो हो जाता है nc। ठीक है ना? आप जरा ध्यान दो, पहले हमने किस क्रम में जोड़ा है? समांतर में, मतलब कि nc। फिर किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी में, मतलब कि c बाई n। c बाई n, तो c से c तो कट गया, ये n कहाँ जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा n स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलो? n स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा c। तो हमने क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बोलो? वो हो जाएगा हमारा c हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब जो है ना, हमारा क्वेश्चन का जो स्लाइड है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके एग्जाम जो होने वाला है 3 फरवरी को, वो अच्छा नंबर आप लाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जल्द जुटे और लोग को भी जोड़ें, ताकि सारे लोग को फायदा हो सके और सारे बच्चे अच्छे मार्क्स ला सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।